हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एमए एजुकेशन के बारे में। तो एमए एजुकेशन का पेपर है टीचर एजुकेशन, जिसमें से हमने यूनिट फर्स्ट के टीचर एजुकेशन एज अ प्रोफेशनल एजुकेशन नीड्स एंड स्कोप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में बात की थी। इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो इससे संबंधित लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के सेकेंड टॉपिक के बारे में, जो है एनसीटीई ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं और इस आंसर को किस तरह से करना है। एग्जाम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परीक्षा से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इससे संबंधित बताए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समुचित मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन करने के लिए भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में एक राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने का प्रयास शुरू किया या सुझाव प्रदान किया। तो जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पहले बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। तो इसकी जब भारत में ब्रिटिश आए तब इससे संबंधित व्यवस्थाएं बनाई जाने लगी और ब्रिटिशों ने इसके संबंध में बहुत सारे विकास, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात जब नई सरकार आई तो उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां पेश आई। तो ऐसे संबंध में बहुत सारे विचारकों ने बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अलग सुझाव दिए, बहुत सारी परिषद स्थापित की गई। तो उससे संबंधित भारत सरकार ने 1973 में भी एक राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने का प्रयास किया। 1976 में परिषद के एक सम्मेलन में इसके उद्देश्य, संरचना आदि पर विचार किया गया। 1988 ईस्वी में अनेक संशोधन किए गए तथा 1995 ईस्वी में परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 1973 में क्या हुआ, सिर्फ इसके बारे में बात की गई या सोचा गया कि राष्ट्रीय परिषद जैसा कुछ स्थापित करना है। 1976 में क्या हुआ, इससे किसी एक सम्मेलन में इससे संबंधित उद्देश्य, संरचना आदि पर विचार किया गया। 1998 में क्या हुआ कि 1988 में क्या हुआ कि अनेक संशोधन किए गए, क्या इसमें कमियां आएगी, क्या इसके लाभ गुण दोष होंगे, तथा 1995 ईस्वी में परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 1995 में ही NCTE को संवैधानिक दर्जा मिला या इसे पारित किया गया। 1996 ईस्वी में अनेक संगोष्ठियों के आयोजन के बाद नया दस्तावेज तैयार किया गया तथा 1998 ईस्वी में गुणवत्ता राष्ट्र स्तरीय अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या प्रारूप के नाम से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक और ठोस पाठ्यक्रम को प्रस्तावित किया गया। अब बात कर लेते हैं NCTE के उद्देश्य के बारे में। इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में नियोजित एवं समन्वित तरीके से अध्यापक शिक्षा संबंधी नियमों और मानकों को स्थापित करना था। इसके तहत अध्यापक शिक्षा संबंधी समस्त संस्थाएं एवं अनुसंधान परिषदें आती हैं। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा से लेकर प्रौढ़ शिक्षा एवं पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र आते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, संपूर्ण देश में नियोजित और समन्वित तरीके से अध्यापक शिक्षा के संबंध में विभिन्न मानकों को स्थापित करना है तथा सुधार करना, अलग अलग संस्थाओं को स्थापन करना है। NCTE के दो विभाग होते हैं, पहला एकेडमिक विभाग, दूसरा प्रशासनिक विभाग। एकेडमिक विभाग में प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े लोग आते हैं और प्रशासनिक विभाग में प्रशासनिक कार्य से जुड़े लोग आते हैं। अब बात कर लेते हैं NCTE के कार्य के बारे में। NCTE का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, समन्वय स्थापित करना, मान्यता प्रदान करना, निरीक्षण करना, मानकों का निर्धारण करना, सर्वेक्षण करवाना, शिक्षा कार्यक्रम बनाना, नवीन प्रयोगात्मक एवं शोध कार्य शुल्क, शिक्षण शुल्क का निर्धारण करना, जवाबदेही तय करना। तो समन्वय स्थापित करना क्या है कि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में किस तरह से समन्वय स्थापित करें कि वो सुचारू रूप से चलती रहे। मान्यता प्रदान करना, किसी भी संस्था को ये मान्यता प्रदान करता है। निरीक्षण करना, संस्थाओं का निरीक्षण करता है, मानकों का निर्धारण करता है, सर्वेक्षण करता है, जवाबदेही, यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जवाबदेही भी NCTE करता है। व्यवसायीकरण रोकता है, केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम योजनाएं लागू करता है। अध्यापक शिक्षा के स्तर को विकसित करने हेतु अनुदान की व्यवस्था करना, इसके लिए एक टीम नियुक्त की जाती है। क्या है, अध्यापक शिक्षा स्तर को विकसित करने के लिए एक टीम नियुक्त की जाती है। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, प्रशिक्षण संस्था तथा शिक्षा विभाग के स्तर के शैक्षिक शोध कार्यों में समन्वय स्थापित करता है।
सभी स्तरों के केंद्रीय तथा राज्य प्राथमिक स्तर तथा महाविद्यालय स्तर की अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करता है तथा उनके विकास एवं सुधार हेतु संसाधनों का सुझाव देता है। पाठ्यक्रम, स्टाफ, साधनों एवं सुविधाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर का निर्धारण करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहते हैं कि वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, परंतु कोई भी ना वीडियो को लाइक कर रहा है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो देखिए इससे आपका तो कुछ भी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, लेकिन आप एक लाइक कर देंगे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इसी तरह आगे आने वाली वीडियो में हम और अच्छे विषय सामग्री को ला सकेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंतर्जातीय स्तरों के लिए निरीक्षण करना, मूल्यांकन करना तथा नए विकास एवं प्रसार को अवलोकन करना। अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बनाए रखना, अध्यापक शिक्षा के स्तर को विकसित करने हेतु अनुदान की व्यवस्था करना, केंद्र सरकार के समक्ष अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु योजनाओं को प्रस्तुत करना। इस परिषद के शैक्षिक कार्यक्रमों में बीएड, पत्राचार पाठ्यक्रम, व्यवसाय आचार संहिता, अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, अध्यापकों की सामाजिक तथा व्यावसायिक भूमिका सुनिश्चित करना तथा अध्यापक शिक्षा के भावी कार्यक्रम तैयार करना। तो एनसीटी के बारे में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो टिप्पणी के तौर पे आएगा। पहले तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक टिप्पणी के तौर पे आएगा। ज़्यादातर मोस्टली चांसेस 80% चांसेस है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद टिप्पणी के तौर पर आए। यदि अगर टिप्पणी के तौर पे भी आता है तो सबसे पहले आप प्रस्तावना दीजिए। प्रस्तावना में लिखिए कि अध्यापक शिक्षा क्या है। उसके पश्चात एनसीटी का बड़ा बड़ा हेडिंग डालिए बीच में। उसके बाद जो मैंने विषय सामग्री प्रोवाइड की है आप इसे लिखिए। एनसीटी के बारे में, एनसीटी क्या है, इसका गठन कब किया गया, इसको कब संवैधानिक रूप दिया गया, ये लिखिए। उसके पश्चात एनसीटी के उद्देश्य लिखिए कि एनसीटी के क्या उद्देश्य है। मैंने तो ऐसा पैराग्राफ में लिख दिया है, परंतु आप इसको पॉइंट्स में भी बना सकते हैं, इसे पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर एनसीटी के विभाग कितने हैं, इसका एक अच्छा सा डायग्राम बना लीजिए। क्या कार्य है, पॉइंट पॉइंट उन्हें लिख दें इस तरह से। और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है, अब जैसे कि एमए में अगर क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, तो उसका आंसर कम से कम आप, एमए में क्या होता है कि कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर आप 5 से 6 पेज में तो लिखे ही लिखे, इतना लेंदी होता है। और एमए में क्या होता है, हायर एजुकेशन में रटना नहीं पड़ता है, रटा नहीं जाता है बिल्कुल भी, और ना ही आप ऐसा करने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना और डेट्स याद रखेंगे ना तो आप खुद भी लिख सकते हैं। याद लाइक आपने याद नहीं किया है, हम लोगों के टाइम में क्या होता था कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पास आउट किए हुए। हम लोगों के टाइम में क्या होता था कि कल एग्ज़ाम है और 2 दिन पहले पता चलता था कि 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो हम लोग क्या करते थे, क्योंकि हम लोगों के पास इतना विषय सामग्री नहीं हुआ करती थी, फिर बहुत सारी लाइब्रेरी से बुक्स निकाल के बहुत तरह से कंटेंट लिखने की कोशिश करते थे। इस तरह से हम लोग आंसर देते थे एग्ज़ाम में। तो हम लोग क्या करते थे, कल एग्ज़ाम है तो एक रात पहले हम लोग स्टडी करते थे। लाइक खाना वगैरह खाकर 10 बजे 11 बजे लेकर बैठ जाते थे, तो फिर पूरी रात ओवरऑल पढ़ते थे, सुबह एग्ज़ाम देने जाते थे। तो ये हमारा एक शेड्यूल, और हम लोग कभी रटते नहीं थे। अलग अलग जगह से कंटेंट लिखने की और लेने की कोशिश करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह से बुक से निकाल लिया बस छाप लिया, ऐसा नहीं होता है हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में क्या होता है कि आप अपने समझ से लिखिए, किताबी की भाषा नहीं लिखिए। तो आप ना हमेशा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और आपको नहीं भी आ रहा है ना, तो आप उससे रिलेटेड 1 से लेके 8 पेज तक आंसर लिख सकते हैं बहुत आराम से। हम लोगों ने खुद ऐसा किया है। तो अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है ना कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है, इसके उद्देश्य, इसके विभाग कौन से, इसके कार्य कौन से, तो आप आराम से पहले बताइए कि अध्यापक शिक्षा क्या है, उसके बाद एनसीटी के बारे में बताइए, उनके उद्देश्य के बारे में बताइए, उसके पश्चात उनके विभाग क्या क्या है उनके बारे में बताइए, उसके बाद उनके कार्य। आप चाहे तो 2-2 लाइन 3-3 लाइन ना समन्वय स्थापित करना। अब आपको तो इतना पता ही होगा ना कि आप अगर हायर एजुकेशन में स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ें तो पता ही होगा कि समन्वय स्थापित करना क्या होता है। तो 2 लाइन उसके बारे में लिख दीजिए, 2 लाइन मान्यता प्रदान करने के बारे में लिख दीजिए, 2 लाइन निरीक्षण करने के बारे में लिख दीजिए। तो ऐसे 2-2 3-3 लाइन करते करते क्या है, ये 1.5 पेज का बन जाएगा। फिर उसके बाद आप ऐसे करके कार्य लिख दीजिए। तो इससे क्या है,
कि आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा, 7 से 8 पेज आराम से बन जाएंगे। उसके बाद आप निष्कर्ष लिख दीजिए, जैसे कि अध्यापक शिक्षा ब्रिटिश काल में, प्राचीन काल में अध्यापक शिक्षा का इतना विकास नहीं हुआ था। जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने अध्यापक शिक्षा के संबंध में बहुत सारे विकास किए, बहुत सारी व्यवस्था बनाई, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बहुत सारी, जब हमारी सरकार बदली तो बहुत सारी उनके सामने चुनौतियाँ सामने आई, और भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, बहुत सारे ऐसे योजनाओं का विकास किया, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं स्थापित की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एनसीटी अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, या एनसीटी का अध्यापक शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। बस ऐसा करके आप अपना आंसर एंड कर दीजिए। तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें लगातार मोटिवेशन मिलती रहे और हम इसी तरह और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में इसी यूनिट से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय।